हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 8th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर जो है लैंड, सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी लाइन बोली है ना, ये क्या है? सेकंड चैप्टर का नाम ही है। लेकिन आज हम बस दो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है लैंड और सोइल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारे चारों तरफ हमें जो जमीन दिखाई दे रही है, ये कोई जादुई कालीन तो है नहीं। ना ही तो हम इस पर उड़ सकते हैं और ना ही क्या हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं। तो फिर ये जमीन किस काम आती है? चलिए देखते हैं। हमारी अर्थ सरफेस का ओनली 30% क्या है? लैंड है। और ये जो जमीन है, ये हम अनेक कामों के लिए यूज करते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए, जो हम खाना खाते हैं, जो हम फसलें उगाते हैं, उसके लिए भी तो हमें जमीन की आवश्यकता होगी ना। ठीक है, मान लो कि जमीन क्या है, एक बहुत बड़ी प्लेट है और जो हम खाना खाते हैं उसको उगाने के लिए जमीन की आवश्यकता तो होगी। तो इसलिए क्या होगा, एग्रीकल्चर के लिए भी हमें लैंड की आवश्यकता है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। अब देखो, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, अगर पेड़ पौधे ही नहीं होंगे तो वो हवा इतनी साफ कैसे रहेगी? तो उसके लिए भी क्या है, पेड़ पौधों की भी आवश्यकता है। और पेड़ पौधे लगाने के लिए भी हमें जमीन की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो माइनिंग के लिए। अब देखो, हम अर्थ से रिसोर्सेज निकालने के लिए भी तो जमीन की आवश्यकता होगी ना, यानी कि माइनिंग करने के लिए भी तो हमें लैंड की जरूरत होगी। तो अगला अगला यूज क्या है? माइनिंग के लिए। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, सब नाम से तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है शब्द, लेकिन इसका मतलब बहुत ही आसान है। हमारे रहने सहने के लिए भी तो हमें जमीन की आवश्यकता होगी, जैसे कि हम घर बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, इस चीज के लिए भी हमें लैंड की आवश्यकता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री। हम जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, उसके लिए भी तो हमें लैंड की आवश्यकता होगी ना। इसलिए ये सब क्या थे? यूजेस थे लैंड के। अब देखते हैं कि लैंड को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर्स है मेनली। तो एक तो है फिजिकल फैक्टर्स, सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आता है? टोपोग्राफी, सोइल क्वालिटी, क्लाइमेट और मिनरल्स, वाटर अवेलेबिलिटी। अब देखो, टोपोग्राफी में क्या क्या आएगा हमारा, कि जो लैंड है हमारी, वो उस पर माउंटेन है, यानी कि उस पर पहाड़ बने हुए हैं, या फिर वो फ्लैट सरफेस है। ये सब किस में आता है? टोपोग्राफी में। और वहाँ जो लैंड है उसकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि सोइल की क्वालिटी कैसी है हमारी। और क्लाइमेट में क्या क्या आएगा हमारा, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, यानी कि कितनी बारिश होती है वहाँ पर। और वहाँ पर कितनी मात्रा में पानी है, और मिनरल्स कौन से पाए जाते हैं। ये सब क्या आएगा हमारा? फिजिकल फैक्टर्स में आएगा। अब जो ह्यूमन फैक्टर है उसमें क्या आएगा? पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जितने जहाँ पर ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतने ही वहाँ पर क्या होगी? पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे करेंगे? मान लो कि कहीं पर जमीन बंजर पड़ी हुई है, उस पर फसल उगाने के लिए हमें उस पर एक्सपेरिमेंट तो करने होंगे ना। इसलिए टेक्नोलॉजी के यूज के लिए भी हमें क्या है? लैंड की आवश्यकता है। तो ये थे फैक्टर्स। चलिए अब देखते हैं कि लैंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओनरशिप के बेसिस पर लैंड को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस चैप्टर में हम बस 2 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्राइवेट लैंड या फिर इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इसको हम रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। सेकंड है कम्युनिटी लैंड या फिर कम्युनिटी रिसोर्सेज। और जो थर्ड था वो है नेशनल रिसोर्सेज, एंड फोर्थ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम बस इंडिविजुअल रिसोर्सेज और कम्युनिटी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज या फिर प्राइवेट लैंड क्या होती है। मान लो कि आपका घर है, उसका यूज सिर्फ आप ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरा गांव ही आपके घर में आकर रह रहा है। ठीक है, तो ये फिर क्या हो गया? आपके घर पर आपका प्राइवेट अधिकार हो गया। तो फिर ये क्या हो गया? आपका एक इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। जैसे कि मान लो आपकी कोई गाड़ी है, वो भी आपकी क्या है? एक तरह से इंडिविजुअल रिसोर्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है? प्राइवेट रिसोर्सेज में आते हैं। आपका घर हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज वो होते हैं जिसका यूज पूरी कम्युनिटी करती है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल यूज करते हैं उसको। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं, पब्लिक पार्क्स हो गए हमारे। पार्क का यूज कोई सिंगल आदमी तो करता नहीं है ना, क्या करती है? पूरी कम्युनिटी यूज करती है। सेकंड है ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर जो कैटल चरने के लिए जाते हैं उसका यूज भी पूरी कम्युनिटी करती है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? ग्रेजिंग लैंड्स, पब्लिक पार्क्स एंड पोन्ड्स। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सोइल। सोइल क्या होती है? सोइल हमारे जमीन के ऊपर एक पतली सी परत होती है जो हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वाटर प्रोवाइड करती है और उन्हें सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये थी सोइल। चलिए अब देखते हैं कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जमीन का खराब होना। अब देखो हमारी जमीन कैसे कैसे खराब हो रही है। फर्स्ट देखते हैं सोइल इरोजन के कारण। सोइल इरोजन क्या होता है? तेज हवा या फिर बारिश के कारण
जो हमारी मिट्टी की ऊपरी परत बहकर या उड़कर चली जाती है उसको बोलते हैं सोइल इरोजन। ठीक है। रीजन है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटना। लोगों ने क्या कर दिया, पेड़ को काटना शुरू कर दिया, इसके कारण सोइल इरोजन हो गया। कैसे? देखो हम जितने भी पेड़ हम जितने भी ज्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे, वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपनी जड़ों में जो हमारी मिट्टी है उसको जकड़ कर रखते हैं। इससे क्या होता है, सोइल इरोजन कम होता है। जब तेज हवा या फिर बारिश आती है तो वो ज्यादा मिट्टी बहकर नहीं जाती, किसके कारण, पेड़ों के कारण। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। नेक्स्ट रीजन है ओवरग्रेजिंग। देखो जब कैटल्स चरने जाते हैं, उनके चरने या फिर उनके चलने के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है ना वो ढीली हो जाती है। और वैसे ही जब बारिश आती है या फिर तेज हवा आती है ना तो क्या होता है, जमीन बहकर चली जाती है या फिर उड़कर चली जाती है। ठीक है। तो ये 3 रीजन थे लैंड डिग्रेडेशन के, सोइल इरोजन, डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हम सोइल को कैसे बचा सकते हैं। सोइल कंजर्वेशन मेथड्स देखते हैं। तो इसके लिए हमें कई जादुई टोटके लगाने होंगे। जो फर्स्ट है वो है मल्चिंग। जैसे कि हम सर्दी आते ही अपने आप को कंबल से ढक लेते हैं ना, वैसे ही क्या करना होगा, हमें हमारी मिट्टी को भी ढकना होगा। किससे? हमें उसके ऊपर एक गीली घास ढकनी होगी, जिस कारण मिट्टी की गर्मी कम होगी और मिट्टी क्या है, लंबे समय तक गीली रहेगी और फिर ज्यादा सोइल इरोजन नहीं होगा। नेक्स्ट जो सोल्यूशन है वो है काउंटर फार्मिंग। हमारे जो फार्मर्स है ना वो क्या करते हैं, काउंटर फार्मिंग करते हैं। कैसे? अपने खेतों में ना ऐसे सीढ़ी बना लेते हैं, यानी कि सीढ़ी नुमा आकार से खेत बनाते हैं। अब जैसे ही देखो तेज बारिश होगी ना तो फिर क्या होगा, मान लो कि यहाँ पर कोई मिनरल्स या फिर न्यूट्रिएंट्स है हमारे, अब ऊपर से अगर ऐसे पानी आएगा तो वो क्या होगा, धीरे 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 करके हमारे खेत में ही रह जाएंगे सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेत बनाते हैं सोइल इरोजन से बचने के लिए, यानी कि ताकि मिट्टी की ऊपरी परत है ना वो बहकर ना चली जाए, यानी कि जो मिट्टी के सारे न्यूट्रिएंट्स है ना वो कहीं चले ना जाए। इसलिए क्या करते हैं लोग, सीढ़ीनुमा आकार के खेत बनाते हैं, काउंटर फार्मिंग करते हैं। अब जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है वो है शेल्टर बेल्ट्स। अब देखो शेल्टर बेल्ट्स का यूज कैसे करते हैं। खेतों के बीच में है ना खाली जगह छोड़ देते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा देते हैं। अब देखो पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा, जो तेज हवा आएगी उसका फोर्स कम हो जाएगा, जिसके कारण मिट्टी कम उड़ेगी, यानी कि पेड़ पौधे अपनी जड़ों में मिट्टी को जकड़ कर रखेंगे। ठीक है। तो फिर देखो कौन से 3 सॉल्यूशन थे। पहला था मल्चिंग, सेकंड है काउंटर फार्मिंग, थर्ड क्या है, शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब